कितना अजीब है ना कि लोकसभा चुनाव में झारखंड के मुकाबले महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब होता है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में विधानसभा चुनाव में नतीजे इससे बिल्कुल अलग में आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ में आ गए थे। झारखंड में भी हेमंत सोरेन को छोड़कर चंपाई सोरेन बीजेपी में आ गए थे। दोनों ही मामलों में एक महत्वपूर्ण फर्क नंबर का जरूर था। नंबर की ही बदौलत एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं, तो वहीं चंपन सोरेन तो झारखंड में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। लेकिन दिल्ली में कैलाश गहलोत का टेस्ट अभी बाकी है। दिल्ली में भी जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर कैलाश गहलोत बीजेपी में पहुंच गए हैं। अब तक का तो ये रिकॉर्ड बता रहा है कि चंपई सोरेन की तरह जितने भी नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी के साथ में आए हैं वो फेल ही साबित हुए हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे नेता जो बीजेपी के साथ में आकर अपनी ही पुरानी पार्टी के खिलाफ हथियार बनते हैं तो विभीषण जैसे ही वो नजर आते हैं। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री तब बने थे जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। चंपई सोरेन ने अलग से तो कुछ नहीं किया, लेकिन झारखंड के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हेमंत सोरेन के जेल चले जाने से सरकारी कामकाज पर कोई फर्क पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन विरोध के कारण हाथ पीछे खींचने पड़े। चीजें चल रही थी और चुनाव की तारीख भी नजदीक ही आती जा रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल रही थी। एक दिन हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत मंजूर करते हुए उनको जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। जेल से छूटते ही हेमंत सोरेन ने सबसे पहले चंपई सोरेन से अपनी कुर्सी वापस मांगी और आनंद फानंद में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। चंपई सोरेन ने नाराजगी जताई और नई पार्टी बनाने की बात भी कही। दिल्ली के खूब दौरे किए और बीजेपी नेताओं से मिले। लौटने के बाद चंपई सोरेन ने इरादा बदल दिया और फिर भगवा धारण कर लिया, यानी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को चंपई सोरेन से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन नतीजे आए तो काफी निराशा हाथ लगी। चंपई सोरेन इसके लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए। विभीषण कैटेगरी का बीजेपी का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट ये था जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। लोकसभा चुनाव 2014 में जेडीयू की हार के बाद में नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट साथी जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले ही वो मांझी को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। चुनावों के पहले से ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और बीजेपी का भी उनको खूब सपोर्ट मिल रहा था। बीजेपी ने जीतन राम मांझी के जरिए नीतीश कुमार को डैमेज करने की पूरी कोशिश की, कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। लालू यादव से हाथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़े आराम से शिकस्त दे दी। थक हार कर मांझी फिर से नीतीश कुमार के साथ में आ गए और अब तो एनडीए में शामिल होने की वजह से केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं। जब बीजेपी को लगा, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो जब बीजेपी को लगा कि मुकुल राय की मदद से वो तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई है, तो उसने ममता बनर्जी के एक और करीबी शुभेंदु अधिकारी पर भी पासा फेंक दिया और अपने पाले में ले लिया। लेकिन जो सोचकर साथ लिया गया था, बीजेपी को वैसा कोई भी फायदा नहीं देखने को मिला। भले ही शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी, लेकिन टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक पाया और लोकसभा चुनाव 2024 में भी शुभेंदु अधिकारी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। बीजेपी को 2019 से भी कम सीटें मिली। विभीषण कैटेगरी के नेताओं में अब नया नाम दिल्ली से आया है, कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और अभी से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमले शुरू कर चुके हैं। चुनावों में क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, ये देखना अभी बाकी है।